सो लास्ट इसमें मैंने आपके एग्जाम के पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो स्टार्ट किया था, बट हमारे बहुत गैप हो गई है, तो इसलिए चैप्टर में स्टार्टिंग से हम देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें देखना है कि जो भी एटम रहता है उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसमें कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके मॉडल्स कौन से हैं। ठीक है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो एटम के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें हमने देखा था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने देखी थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती थी? डाल्टन नाम के साइंटिस्ट होके गए थे, उन्होंने बोला था, वॉइस इज क्रैकिंग, अभी आ रही है आवाज? एम आई ऑडिबल? ओके, सो एटम के बारे में जब इंट्रोडक्शन हुआ था तब सबसे पहले साइंटिस्ट ने बताया था कि एटम एक मैटर का, जो भी मैटर रहता है उन सभी मैटर का सबसे फंडामेंटल और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर कोई रहेगा तो वो रहता है एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्ट, इनविजिबल यूनिट ऑफ द मैटर। मैटर जो रहेगा वो किससे बनता है? एटम से बनता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि ये जो एटम रहता है इट इज इनविजिबल एंड इनडिविजिबल, मतलब उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसे आप फिर से डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा कहा था डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने। ही सेड दैट द एटम इज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट ऐसा है क्या? अभी हमें पता है कि एटम इज नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल। हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं, एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे कौन से पार्टिकल्स है जो एटम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं? उन्हें बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट रहेंगे? एटम के अंदर। अभी ये कौन से पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल उसके बाद में डिस्कवर हुए। तब हमें पता चला कि एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, उसके अंदर भी पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, हम उसे भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है इसके ऊपर चार्ज रहता है नेगेटिव, इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये जो प्रोटॉन्स रहेगा इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। एंड ये जो न्यूट्रॉन रहता है इट इज न्यूट्रल, इट हैज जीरो चार्ज, इट हैज जीरो चार्ज, इट हैज नो चार्ज। सो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये प्रेजेंट रहते हैं इन दी एटम। अभी एटम के अंदर इनकी पोजीशन कौन सी है? पोजीशन कहाँ पे है, मतलब एग्जैक्टली वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? अभी हमें जो लेटेस्ट मॉडल पता है उसके हिसाब से तो भी हमें पता है कि वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, बट स्टार्टिंग में जब इनकी डिस्कवरी हुई थी तब वहां पे सर्टेनिटी नहीं थी, अनसर्टेनिटी थी साइंटिस्ट के मन में कि एक्चुअली ये प्रेजेंट कहाँ पे रहेंगे। तो अभी जो लेटेस्ट मॉडल है उसका मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ रहते हैं। देखो, जो भी एटम रहता है उसके सेंटर में रहेगा न्यूक्लियस रहता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सेंटर में क्या रहेगा? एटम के न्यूक्लियस रहेगा, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और उसके सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वो ऐसे रिवॉल्व करते हैं। दिस इज फर्स्ट सर्कुलर पाथ, दिस इज वॉइस नॉट क्लियर। ओके, मैं इधर देख के बात करता हूं तब आपको समझ में आएगा। देखो, अभी आवाज आ रहा है आपको? नाउ एम आई ऑडिबल? ओके, सो देखो यहाँ पे सेंटर में क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर रहेगा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड चार्जलेस न्यूट्रॉन्स। उसके सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ रहता है जिसे वो रहता है शेल्स। इसे क्या बोला जाता है? शेल्स बोलते हैं, शेल बोलते हैं, या फिर ऑर्बिट। शेल या फिर ऑर्बिट बोला जाता है। और इस शेल में या फिर ऑर्बिट में जो कि सर्कुलर पाथ है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एटम का स्ट्रक्चर। ये एटम का जो स्ट्रक्चर है ये अभी हमें पता है। नाउ वी नो दिस स्ट्रक्चर, बट अर्लियर टाइम्स में क्या हुआ था कि ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा ये पता नहीं था। इसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, तब जाके ये जो मॉडल है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमें अभी पता चला है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ये डिस्कवर कैसे हुआ, ये हम एक एक करके अभी देखते हैं। बट एक सिंपलेस्ट एटम में आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे लाइटेस्ट एटम है वो है हाइड्रोजन। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, उसमें सबसे पहला एटम कौन सा रहता है? एलिमेंट कौन सा रहता है? हाइड्रोजन। इट इज द लाइटेस्ट, वो सबसे हल्का एटम है।
क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन रहता है उसमें एक प्रोटॉन रहेगा। हाइड्रोजन का जो एटम रहता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन एटम जो रहता है उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस रहेगा उसमें एक प्रोटॉन रहेगा और उसमें न्यूट्रॉन नहीं रहता है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन रहेगा, अभी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन हम क्यों बोल रहे हैं ये आपको नेक्स्ट इसमें क्लियर होगा। सिर्फ फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, जो भी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन रहेगा उसके सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहेगा और उसमें एक प्रोटॉन रहेगा। ठीक है, और जो फर्स्ट शेल रहेगी, ये फर्स्ट शेल जो रहेगी उसमें रहेगा एक इलेक्ट्रॉन। सो द सिंपलेस्ट एटम दैट इज द हाइड्रोजन, इट कंसिस्ट ऑफ वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा उसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंपलेस्ट एटम। अभी हमें पता है कि जो भी एटम्स रहते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या रहता है, इक्वल रहता है। इसलिए एटम क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो, जो भी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है उसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज बैलेंस हो गया। ठीक है, और ओवरऑल चार्ज कितना आया एटम के ऊपर 0। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नेगेटिव चार्ज आर इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज। जितने निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही पॉजिटिवली चार्ज क्या रहेंगे, प्रोटॉन रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिंपलेस्ट एटम का स्ट्रक्चर, दैट इज हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो, इनकी एक एक करके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन था ये डिस्कवर हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये डिस्कवर किया थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने इसे क्या किया, डिस्कवर किया। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन था इसे डिस्कवर किया गया गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने। गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, प्रोटॉन। और उसके बाद जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन एंड चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ठीक है, अभी इनका हम देखते हैं चार्ज। देखो, इलेक्ट्रॉन जो रहता है इसके ऊपर चार्ज कौन सा रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। दिस आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अगर एक्सैक्ट चार्ज की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहेगा 1.6 into 10⁻⁹ कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज रहेगा इसके ऊपर, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज रहेगा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और ऐसा पाया गया है, ऐसा डिस्कवर हुआ है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज एनी पार्टिकल कैन हैव। किसी भी पार्टिकल के ऊपर स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा रह सकता है, ये। इससे ज्यादा स्मॉल चार्ज और नहीं रह सकता, इसलिए इसे हम कंसिडर करते हैं यूनिट नेगेटिव चार्ज -1। ठीक है, इसलिए इसे क्या कंसिडर किया जाता है, -1 चार्ज हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा स्मॉलेस्ट चार्ज रहना पॉसिबल ही नहीं है किसी भी पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कंसिडर करते हैं, -1 यूनिट, -1 चार्ज या फिर यूनिट नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, -1। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन जो रहेगा इसके ऊपर चार्ज कितना रहता है, इसके ऊपर भी चार्ज रहेगा 1.6। एग्जैक्ट चार्ज की हम बात कर रहे हैं, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ यहाँ पे चार्ज में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, सो इसके ऊपर एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दिस इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट चार्ज विच पार्टिकल कैन हैव। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज है ये, इससे ज्यादा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज रहना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे भी हम क्या कंसिडर करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा एक प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो रहता है इसके ऊपर तो चार्ज नहीं रहता, इट हैज 0 चार्ज। ठीक है, तो ये हो गए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी हम देखते हैं मास। देखो, इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो अभी मैंने बताया आपको, वो प्रेजेंट कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के आउटसाइड प्रेजेंट रहता है। शेल्स में या फिर ऑर्बिट में वो सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं
इनका मास जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा कम रहता है, इतना कम है कि उन्हें हम निग्लिजिबल कर सकते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन, जो हमारा लाइटेस्ट एलिमेंट है कौन सा हाइड्रोजन, उसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन से भी वो 1840 टाइम्स लेस है, 1840 टाइम्स है वो इसके हाइड्रोजन के टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितने टाइम लेस है वो 1840 टाइम्स लेस। तो हाइड्रोजन तो हमें पता है कि कितना स्मॉल एटम सबसे लाइटेस्ट है वो, उससे भी 1840 टाइम्स लेस मास किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका मास जो है वो कितना कम है, इसलिए हम क्या करते हैं इसे निग्लिजिबल मास कंसीडर करते हैं। फिर भी अगर इसकी हमें एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हमें पता करनी हमें जाननी हो तो इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। देखो इतना कम है इसका मास, किसका, इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9 × 10⁻⁻28 ग्राम, इतना कम मास रहता है एक इलेक्ट्रॉन का। तो इतना कम रहता है इसलिए हम क्या करते हैं इसे एज ए निग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद और हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया तो 1840 टाइम्स लेस, किससे, हाइड्रोजन से। उसके बाद प्रोटॉन जो है इसका मास कितना है, इसका मास रहता है 1.6, एग्जैक्ट मास की बात कर रहे हैं हम, 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसका हम निग्लिजिबल कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों में देखो ये -24 और ये -28, तो ये कंसीडरेबली बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रोटॉन का मास हम निग्लिजिबल कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक प्रोटॉन का मास कितना हुआ, 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। अभी देखो एक प्रोटॉन को हम कंसीडर कर सकते हैं, मास ऑफ वन प्रोटॉन कैन बी कंसीडर्ड एज द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। फिर से बोल रहा हूं मैं, मास ऑफ वन प्रोटॉन कैन बी कंसीडर्ड एज द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जितना मास रहेगा उतना ही मास किसका रहेगा, प्रोटॉन का रहेगा। अभी ऐसा क्यों, देखो मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी हाइड्रोजन था उसका मैंने आपको मॉडल निकाल के बताया था। देखो सेंटर में न्यूक्लियस, उसमें एक प्रोटॉन, वॉइस नहीं आ रही है अभी, नाउ आई एम ऑडिबल, am I audible now? Yes. देखो मैंने आपको ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का एक सिंपलेस्ट जो हाइड्रोजन एटम रहता है उसका मैंने आपको मॉडल बताया था। सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एक प्रोटॉन है और सराउंडिंग और उसकी जो सर्कुलर शेल रहती है फर्स्ट, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन एटम। अभी अगर मैं कहता हूं कि यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये रिमूव हो गया। अभी यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ प्रोटॉन ही बचा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास, इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ठीक है, सिर्फ क्या बचा है हाइड्रोजन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचा है। तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ दी प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ दी हाइड्रोजन एटम फ्रॉम विच दी इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, है ना। जैसे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है तो यहाँ पे बचा सिर्फ प्रोटॉन है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ऐसा हाइड्रोजन एटम जिसमें से क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है। और मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था, जब कभी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर देते हैं तो उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये एक निगेटिव चार्ज कम हो गया है। पहले क्या था, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल थे, इसलिए ओवरऑल चार्ज कितना था, 0 था। बट अभी क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव चार्ज कम हो गया, अभी यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बचा है, इसलिए इसे हम H पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन आयन, है ना, H पॉजिटिव। सो प्रोटॉन का मास यानी इसका मास H पॉजिटिव आयन का मास, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। इतना समझ में आया। तो देखो प्रोटॉन जो रहता है इसका मास किसकी जितना रहेगा, हाइड्रोजन एटम की जितना, हाइड्रोजन एटम की जितना मास रहेगा प्रोटॉन का। सो एग्जैक्ट मास की अगर बात करें तो वो कितना रहेगा, 1.6 × 10⁻⁻24 का। ठीक है, अभी न्यूट्रॉन की बात करते हैं। जो भी यहाँ पे आपको पता है कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं रहता, जो भी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन रहता है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। तो न्यूट्रॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास भी जो रहता है वो प्रोटॉन की जितना ही रहता है। इसका भी मास है 1.6 × 10⁻⁻24। तो ये हो गया, ये हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स था इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसे डिस्कवरी किसने की और इसके ऊपर चार्ज कितना रहता है और उनका मास कितना है, ये अभी हमने यहाँ पे देखा है। अभी इनको डिस्कवर कैसे किया गया है ये मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं आता। फिर भी आपको अगर पता रहे तो एक आइडिया आपको आएगी कि ये डिस्कवर कैसे हुए हैं। ठीक है, ये बताता हूँ मैं आपको।
इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया, एक ग्लास की ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब जिसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, इसे डिस्चार्ज ट्यूब बोला जाता है। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया, गैस फिल, कोई भी गैस यहाँ पे क्या किया, फिल किया इन हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में यहाँ पे क्या किया, गैस फिल की गई और उसके बाद इसे अप्लाई किया हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज पे, यहाँ पे अप्लाई किया, हाई पोटेंशियल दिया यहाँ पे। और जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे अगर समझ लो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसे कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसे कनेक्ट किया निगेटिव टर्मिनल के साथ। जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ उसे क्या बोला जाता है, एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है निगेटिव टर्मिनल के साथ उसे बोला जाता है कैथोड। क्या क्या उन्होंने, एक ट्यूब ली, इस ट्यूब के अंदर हाई प्रेशर में गैस फिल की और इस गैस को अप्लाई किया एक हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज पोटेंशियल पे यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, एनोड और कैथोड यहाँ पे अप्लाई किया गया। उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस हाई पोटेंशियल यहाँ पे क्या हुआ, जो भी गैस थी उसमें से जो भी गैस थी वो आयोनाइज हो गई उसमें, और यहाँ पे जो कैथोड थी वहां से एक स्ट्रीम आई, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से निकली। जो निगेटिवली चार्ज कैथोड था, निगेटिवली चार्ज कैथोड था, यहाँ से क्या हुआ, ऐसी पार्टिकल्स की स्ट्रीम आई यहाँ से इस डायरेक्शन में, कैथोड से वो एनोड पे इस तरफ जा रहे हैं ऐसे। तो इस पार्टिकल्स को नाम दिया गया कैथोड रेज। इनको नाम क्या दिया गया, कैथोड रेज। क्यों कैथोड रेज, वॉइस फिर से नहीं आ रही, चलो नाउ आई एम ऑडिबल। अभी आवाज आ रही है, देखो। तो यहां से पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, ये जो कैथोड था, इस कैथोड में से एक स्ट्रीम निकली, नॉट क्लियर, ओके, लेट मी रिस्टार्ट द पेज। नाउ एम आई ऑडिबल, अभी आवाज आ रही है, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ग्लास की ट्यूब थी वो, उसके अंदर हाई प्रेशर में गैस फिल की और उसे अप्लाई किया हाई पोटेंशियल पे। जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो कैथोड था, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था, उसमें से एक स्ट्रीम निकली पार्टिकल्स की, जिन्हें नाम दिया गया कैथोड रे, क्योंकि वो कैथोड रे से निकली थी। और कैथोड जो रहता है वो क्या रहता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है, इसी नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है। इन्हें बाद में नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया, ठीक है, क्योंकि ये निकले कहां से थे, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ से। तो इस तरीके से क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की गई थी जे थॉमसन ने। उसके बाद प्रोटॉन जो थे उसकी भी डिस्कवरी सेम तरीके से हुई थी। गोल्डस्टीन ने क्या किया था, ऐसे ही डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फिल की और गैस फिल करने के बाद उसे भी अप्लाई किया पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल पे अप्लाई किया। और उस समय क्या हुआ, जो एनोड था उस एनोड में से एक हेवी पार्टिकल्स निकले। एनोड में से क्या हुआ, हेवी पार्टिकल्स, अभी कैथोड में से नहीं निकले। जो एनोड था, पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड था उसमें से, ओके देखो इलेक्ट्रॉन की ना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, देखो एक ग्लास की ट्यूब ली, जिसे बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या किया, गैस फिल की, हाई प्रेशर में यहाँ पे गैस फिल की और यहाँ पे गैस फिल करने के बाद उसे अप्लाई किया हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल वहां पे अप्लाई किया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, जो भी गैस थी वहां पे, उस गैस में से समझ लीजिए वहां से पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से वो गैस का जो एटम था उसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, बाहर निकले, ठीक है। जो भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, बिकॉज ऑफ द हाई पोटेंशियल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट, वो क्या हो गए, बाहर निकल गए। अभी उनको तो पता नहीं था ऐसा हुआ, पर अभी हमें पता है कि क्या हुआ होगा, एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे उस एटम के अंदर में के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हाई पोटेंशियल की वजह से बाहर निकल गए। कहां से, ये कैथोड में से, और ये कैथोड में से वो फोर्सफुली यहाँ पे बाहर आ गए, यहाँ पे ऐसे स्ट्रीम आ गई, ठीक है। इन्हें बोला गया कैथोड रेज। इन रेज को क्या बोला गया, कैथोड रेज, बिकॉज दे आर इजेक्टेड फ्रॉम दी कैथोड, कैथोड में से वो निकले थे और वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, निगेटिवली चार्ज। तो फिर ऐसे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स। अभी यहाँ पे कोई भी गैस ले लो, यहाँ पे अगर पहले हाइड्रोजन गैस ली गई थी, उसके बाद उन्होंने गैस चेंज की,
बट गैस भी चेंज करने के बाद भी क्या हुआ, गैस भी अगर चेंज की फिर भी सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स वहां से क्या हुए, इजेक्ट हुए। तो ऐसे पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी समझा संबोधी? नाउ इट इज क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई। उसके बाद प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई? प्रोटॉन्स की डिस्कवरी, प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया सेम वे में चैडविक नाम के गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब ली, उस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस फील करी और उसे अप्लाई किया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, इसके वजह से क्या हुआ, वहां पे भी क्या हुआ होगा, जो भी एटम्स थे, गैस के जो एटम्स थे, उसे हाई वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो एटम में क्या बचा, प्रोटॉन्स ही बचेंगे ना, वहां पे प्रोटॉन्स ही बचे। तो वो जो आयंस थे, प्रोटॉन जो थे, वो यहाँ से, वो अभी कैथोड से नहीं आए, वो आए एनोड से इजेक्ट हुए। हेवी पार्टिकल्स आर इजेक्टेड फ्रॉम दी एनोड, यहाँ पे तो उन्हें नाम दिया गया एनोड रेस। और बाद में इनके ऊपर चार्ज कौन सा मिला, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया प्रोटॉन्स। ये समझ में आया, प्रोटॉन्स नाम दिया गया इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, जो कैनालरेस, हाँ यस कैनालरेस, इन्हें कैनालरेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो इन्हें नाम दिया गया, प्रोटॉन्स नाम दिया गया बाद में। ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन पार्टिकल्स थे जो कहां से इजेक्ट हुए थे, एनोड से। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की। और जो न्यूट्रॉन्स थे, वो न्यूट्रॉन जो थे, हमें पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज ही नहीं था, तो वो इस तरीके से इजेक्ट होंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज ही नहीं था। तो उनकी डिस्कवरी जो थी वो बहुत लेट हुई। जेम्स चैडविक ने रेडियो एक्टिविटी की हेल्प लेके वो उनका क्या किया था, डिस्कवरी की थी। सो इस तरीके से तीनों पार्टिकल्स क्या हुए, डिस्कवर हुए। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो फिर भी हम नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और जो मॉडल है, अभी हमें क्या पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ने हैं कि एटम की। अभी ये तो पता हो गया हमें कि एटम के अंदर रहता है, प्रोटॉन्स रहता है और इलेक्ट्रॉन्स रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, बट ये प्रेजेंट कहाँ पे रहते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, ये हमें पढ़ना है। तो वो हम नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं।